हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम बात करेंगे 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इससे पहले मैं इस चैप्टर के 4 पार्ट बना चुका हूँ। ये पार्ट आपका 5 है और इससे पहले अगर ये 4 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, गिवन है। आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, इनको बैलेंस कैसे किया जाता है, इनको लिखा कैसे जाता है ना। तरह तरह के जो इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस और यू कैन से इक्वेशंस हैज़ टेकन प्लेस और नॉट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं इससे पहले 4 पार्ट्स में। ये पार्ट 5 है क्योंकि देखो आपको पता है ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर आपको इसकी वन शॉट चाहिए तो वो भी मैं इसके बाद बना दूंगा, लेकिन अभी टाइम को ध्यान में रखते हुए ताकि आप भी चीज़ों को ईजिली समझ सके, इसीलिए मैं पार्ट्स में अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्लास है आपकी 10th, सब्जेक्ट है आपका साइंस, ब्रांच है आपकी केमिस्ट्री और चैप्टर है आपका फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं थोड़ा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट में। उसके बाद हम आज का फ्रेश टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम तरह तरह के चेंजेस के बारे में हमने डिस्कस किया कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिनमें कुछ चेंजेस क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं आपके फिजिकल चेंजेस, कुछ होते हैं आपके केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जब किसी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आता है, दैट इज केमिकल चेंज। और अगर उसकी फिजिकल शेप में, साइज में, है ना, साइज में कोई चेंज आ रहा है तो दैट इज फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने डिटेल से समझा था, ठीक। अब उसके बाद हमने देखा था कि केमिकल चेंज क्या होते हैं और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। फिजिकल चेंज के तरह तरह के एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे, बहुत डेप्थ में जाकर के डिस्कस करें क्या होते हैं, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी देखे। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, देखो भाई केमिकल रिएक्शन सीधा मतलब होता है केमिकल चेंजेस, ठीक है। केमिकल चेंजेस जहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। यहां पर एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, एटम्स चेंज नहीं होते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है ना, इसकी 2 साइड्स होती हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम किसको लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट को लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और वाटर बनाता है ना। इक्वेशन आपको पता ही है, H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो किसी भी केमिकल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड होता है वहां पर हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स, मतलब जो रिएक्शन को करा रहे हैं, ठीक है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड जो होता है दैट इज प्रोडक्ट, मतलब जो उस केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो चीज वहां पर प्रोड्यूस हो रही है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। चलिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भैया रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिविटी 1.1 को हमने अच्छे से देखा था विद डायग्राम। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए एक्टिविटीज़ को भी पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैग्नीशियम जो कि एक सिल्वरी वाइट मेटल होता है, इससे रिलेटेड हमने ये एक्टिविटी देखी थी यहाँ पर, ठीक है ना, किस तरीके से ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इट, है ना। इसको जलाने से पहले हम साफ क्यों करते हैं, इसका रीजन हमने जाना था। हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट, है ना। कैसे आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये 5 इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए, ठीक है। यहाँ पर देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस इवोल्व हो रही है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, है ना। प्रेसिपिटेट बना है उसमें, उसके कलर में चेंज हुआ है, टेम्परेचर में चेंज हुआ है, स्टेट में चेंज हुआ है, तो हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। समझ आया, ठीक है ना, समझ तो आना ही चाहिए, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ये सारी चीज़ें हमने देखी फिर एक एक करके। यहाँ पर एक्टिविटी 1.3 हमने डिस्कस करी। देखो ये सारी चीज़ें हम ना
प्रीवियस क्लासेस में क्या कर चुके हैं, सॉरी इससे पिछली वाली जो क्लास मैंने दी थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक, ये हमने एक्टिविटी देखी थी। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट किस तरीके से होता है इसका एग्जाम्पल हमने देखा था, कलर के बेसिस पर, टेम्परेचर के बेसिस पर, है ना, स्टेट के बेसिस पर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ठीक, उसके बाद हमने देखा था जो केमिकल रिएक्शन होती है इसको लिखने के दो मेथड होता है, एक होता है केमिकल इक्वेशन, एक होता है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन जब हम सब्सटेंस के फॉर्मूले यूज करते हैं, उसकी जब हम सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हम उसको केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं भाई। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यही चीज बना रहा है ये। तो ये आपकी क्या है, वर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमने इसको वर्ड में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जरा, इक्वेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर जिंक का फॉर्मूला हमने लिख दिया Zn, है ना, जो कि हमने S लिख दिया ब्रैकेट में, मतलब इसकी हमने फिजिकल स्टेट यहाँ पर शो करी है कि ये सॉलिड स्टेट में होता है भाई, प्लस H2SO4, ये क्या है आपका, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ना, जो एक्वस फॉर्म में होता है ना, मतलब इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन होता है ये। ठीक है, अब देखिए जिंक सल्फेट का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, ZnSO4, और हाइड्रोजन का लिखा आपने H2, जो कि किस फॉर्म में होती है, आपकी गैस की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज भी समझ गए होंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने पहली वाली क्लासेस देखी है उनको पता होगा, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ये हमने अच्छे से समझा था। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें फॉलो करना पड़ता है वाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये देखिए आप, ये हमने समझा था। अब यहाँ पर एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए इक्वेशन है, ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें मुझे दिख रहा है एक है आपका हाइड्रोजन, एक है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही है। अब ये वाली साइड क्या है, एरो से ये वाली जो साइड है, LHS वाली जो साइड है, ये है आपके रिएक्टेंट्स, और ये वाली साइड है आपके प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट में आप देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, आपके 2 हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी कितने हैं, आपके 2 हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो हाइड्रोजन है इधर 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं। अब इस साइड में देखिए हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 2 से इंटू कर देंगे, और इस 2 के नंबर को हम कहाँ लिख देते हैं, इस वाले पे लिख देते हैं। देखिए ये हो जाता है, फिर ये जो इक्वेशन आपकी बनती है, ये जो इक्वेशन आपकी बनेगी ये कैसी बनेगी, 2H2, मतलब 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, प्लस O2 ऑक्सीजन 2 हो गए, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी आप लिखोगे H2 2H2O, है ना, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 2, इधर भी 2। इस तरीके से हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था। ठीक है, और भी बहुत तरीकों से हमने बताया था आपको, आप उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन किस तरीके से, ये सारी NCERT की जो एक्सरसाइज है उसका जो 6 क्वेश्चन है उसमें कुछ केमिकल इक्वेशन दे रखी है कि आपको इनको कैसे बैलेंस करना है। ठीक, इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे आप बना सकते हैं, है ना, जितना आप उसमें फिजिकल स्टेट को दर्शाओगे ना, उतनी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनेगी। ठीक है, टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट को आपको इंडिकेट करना है। ठीक है, चलिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमने देखा था, कुछ हमने मेटल्स ली थी, है ना, फिक्स्ड है भैया, आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे लिथियम को देखिए आप सॉलिड स्टेट में है, सोडियम सॉलिड में है, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है ना, सिल्वर सॉलिड स्टेट में है, एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में है, कॉपर सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम सॉलिड स्टेट में है, आयरन सॉलिड स्टेट में है, और गोल्ड सॉलिड स्टेट में। केवल एक मेटल होती है मरकरी पारा, जो कि आपकी लिक्विड स्टेट में होती है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, नॉन मेटल्स में देखें तो ये सॉलिड स्टेट में भी होती है, लिक्विड में भी होती है, और गैस में भी होती है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब गैसेस हैं। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। आयोडीन क्या है, सॉलिड में है। कार्बन क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं सब्सटेंसेस की सॉलिड स्टेट। ठीक है, चलिए, यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, लेकिन जब इनको मेल्ट किया जाता है या हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। ठीक है, या
एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड देखिए, जब हम 800 डिग्री सेल्सियस पर इसको मेल्ट करेंगे, है ना, इसको गर्म करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी के अंदर उसको डिसॉल्व करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स हैं आपके, सम कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जैसे आपका H2O है, ठीक है, जैसा आपका क्या है H2O है, CO2 है, ठीक है, आपका NH3 है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो किस तरीके से आपको याद रखना है किसी भी कंपाउंड का, एलिमेंट का, एटम का फिजिकल स्टेट, वो इसका तरीका है, ठीक है। जैसे अमोनिया गैस की फॉर्म में ही होगी हमेशा, ठीक है। तो जहां पर आप NH3 लिख रहे हो, उसके पीछे आप क्या लिख दोगे, ब्रैकेट में G लिख दोगे, मतलब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, गैस की फॉर्म में, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने कुछ बताया था कि जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, बेरिलियम सल्फेट हो गया, लेड आयोडाइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया, ये सारे प्रेसिपिटेट बनते हैं वाइट, येलो, वाइट ब्लैक कलर में। तो ये सब किस फॉर्म में होते हैं, आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछली। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स में आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, री यानी रिडक्शन और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका रेडॉक्स, ठीक है। तो ये जो केमिकल इक्वेशंस है, रिएक्शंस है, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन भाई क्या होता है, ठीक है। तो दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, है ना, यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे, है ना, उनके बीच में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा और वो एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, एक नया रिएक्टेंट बनाएंगे। इसको हम क्या, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, है ना। तो इसमें जैसे मैंने पहला पॉइंट आपके सामने मेंशन कर रखा है इधर, 2 और मोर एलिमेंट्स, यहां पर देखो एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा केस एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन हो सकता है। तीसरा केस कंपाउंड प्लस कंपाउंड के बीच में क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है आपका, कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, जैसे मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम यहां पर क्या है, मैग्नीशियम को देखिए, मैग्नीशियम क्या है, यहां पर मैग्नीशियम आपका एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी क्या है, यहां पर एलिमेंट है। इससे क्या बना आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, क्या बना आपका, कंपाउंड H2O, ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ चुके थे इससे पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। 1 मिनट में पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। चलिए, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, डन। चलिए, ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स हमने आपको बताए थे। यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस से रिलेटेड हमने एक्टिविटी को बताया था आपको कि किस तरीके से ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। तो इसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, आज हमारा फ्रेश टॉपिक है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है आपका ये हो चुका है आपका कंप्लीट, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या डिस्कस करने वाले हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऑपोजिट है। क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में कोई एक चीज होती है, जैसे ए बी कोई क्या है, कंपाउंड है, ये ए प्लस बी में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, ए प्लस बी गिव्स ए बी, इस तरीके से बना रहा था, है ना।
इस तरीके से बनाते हैं। चलिए हो गया जी, पेन चेंज नहीं हो रही थी आपकी, है ना, व्हाइट कलर सही से विजिबल नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने ये पेन आपकी चेंज कर दी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फिर से देख लीजिए आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका ए बी कोई क्या है, सब्सटेंस है, ये ए प्लस बी में क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है, मतलब टूट जाता है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, है ना। कंपाउंड क्या करता है, स्प्लिट अप करता है, ब्रेक डाउन होता है इसका, दो या दो से ज्यादा या तीन में भी हो सकता है इसका ब्रेक डाउन। ठीक है ना, तो सब्सटेंस जब एक से ज्यादा चीजों में टूट जाता है, उसमें अगर हम हीट अप्लाई करेंगे, है ना, उसको हम हीट की मदद से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कर सकते हैं, लाइट की मदद से कर सकते हैं, है ना। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन तीनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर एग्जाम्पल है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दिया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ठीक है, अच्छा यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये तीन तरह की होती है। कितने तरह की होती है, तीन। जब हम इसमें हीट यूज करते हैं तो दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करोगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और फोटो यानी कि लाइट एनर्जी की मदद से करोगे तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हम बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और भी अभी डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट दी। ठीक है, तो क्या बना, ये किस किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये है आपका थर्मोलाइसिस, थर्मो मीन्स हीट, नीचे वाला फोटोलाइसिस है, ये वाला। ठीक है, फोटोलाइसिस है। सिल्वर क्लोराइड को आपने सनलाइट में रखा, है ना, तो ये सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही आपका वाटर है H2 और O2 में, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उस एक्टिविटी को अभी हम करने ही वाले हैं, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, चलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस से रिलेटेड हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी को आपको समझाया था। आप अगर आपको अच्छे से समझना है तो फिर से मैं आपसे बता दूं, आप उस क्लास को देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी हम कर चुके थे। ठीक है, ये यहाँ तक हम कर चुके थे। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए इस एक्टिविटी को। इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और यहां पर लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ओके, मतलब ये स्प्लिट अप होना इसका। ठीक है, अब देखो आप यहां पर हम वाटर को स्प्लिट अप कर रहे हैं ना, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2O होता है ना। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो ये H2 प्लस O2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये तो सिंपल मैंने थियोरिटिकल चीज़ें आपको बता दी, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है ये भाई। तो यहाँ पर NCERT की ये वाली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में भी आ चुकी है। ठीक है ना, मैंने बोला ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पहले क्या करिए आप, जो उसका थ्योरी वाला पार्ट है ना उसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद हर चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए अलग नोट्स बनाइए, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है ना, तो उससे आपकी जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जब आएंगे तो उनको करने में आपको क्या हो जाएगी, बहुत इजी तरीके से आप उनको आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने सिंपली क्या ले रखा है, ये आपको एक मग्गा लेना है, मग होता है ना, उस मग को लेना है आपको, प्लास्टिक मग। ठीक है, इस मग में क्या करना है आपको, ड्रिल मशीन से 2 होल करने हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या करने, 2 होल करने हैं। होल क्यों करने हैं सर, उसमें हमको रॉड डालनी है। क्या डालनी है, रॉड डालनी है, किसकी, ग्रेफाइट की, कार्बन रॉड कहा जाता है इनको, ग्रेफाइट रॉड। ठीक है ना, जब आप इनको डालोगे इसके अंदर तो
इस मग के अंदर आपको पानी भी डालना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस मग में पानी डालना है और उसमें रॉड क्या कर देनी है, आपको डिप कर देनी है, ठीक है ना। रॉड एडजस्ट कर दिया आपने। अब वो रॉड किसके अंदर आनी चाहिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर आनी चाहिए। जैसा आपने ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट की रॉड रख ली आपने, ठीक है, एक रॉड ये हो गई, एक ये हो गई। तो ग्रेफाइट रॉड के ऊपर ऐसे उल्टा करके आपको टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से एडजस्ट करना है, इस तरीके से, है ना। ये अंदर क्या है, आपकी ग्रेफाइट की रॉड है ना। ग्रेफाइट जैसे आपकी पेंसिल यूज कर सकते हो आप इसमें, है ना। पेंसिल की जो नोक होती है ना, ग्रेफाइट ही होता है। तो ग्रेफाइट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। अब इस वाटर में जो ये बाहर जो आपको वाटर दिख रहा है, इस वाटर में आपको सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड करना है। इससे पानी क्या हो जाता है, एसिडिफाइड हो जाता है, एसिल्यूटेटेड वाटर बन जाता है। मतलब वाटर की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इससे बढ़ जाती है। वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है, ताकि इजीली इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके, कंडक्ट कर सके। इसीलिए आपको ये काम करना है, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको ऐड करना है किसमें, वाटर में। तो अब यहां पर आप देखिए, जो ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ना, ये जो आपका इलेक्ट्रोड, एक ये है और एक ये है। ये जो इलेक्ट्रोड आपने लगा रखे हैं, इनके जो आउटर एंड है, इन आउटर एंड को आपको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो जो यहां पर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ कार्बन रॉड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। लेफ्ट साइड की जो कार्बन की रॉड है ना, उसको आपको बैटरी की टर्मिनल साइड में क्या करना है, टर्मिनल वाली साइड पर क्या करना है, कनेक्ट करना है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं, ठीक ना। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। एनोड का मतलब क्या हो गया, एनोड का मतलब हो गया पॉजिटिव, कैथोड का मतलब हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। एनोड का मतलब पॉजिटिव, कैथोड का मतलब हो गया नेगेटिव। तो एनोड से आपको, रॉड के एक हिस्से को आपको एनोड टर्मिनल से कनेक्ट करना और एक हिस्से को आपको कैथोड से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, एनोड दिख रहा है, यानी पॉजिटिव दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। और राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है, कैथोड दिख रहा है, कैथोड दिख रहा है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड ऑफ कार्बन रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड, ठीक है। एंड राइट साइड ऑफ कार्बन रॉड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है ना। उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड। कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब यहां पर देखिए जरा, एक चीज मैं यहां पर समझा देता हूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। यहां पर देखो वाटर होता है ना, वाटर मतलब H2O। अब H जो होता है ना, H, इस पर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और OH जो होता है, ये होता है माइनस चार्ज, ठीक है। अब साइंस में हमेशा याद रखना आपको, प्लस प्लस की जब बात आती है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन। ये एक दूसरे की तरफ नहीं खींचेंगे, ये एक दूसरे को एक दूसरे से दूर फेंकेंगे, तो इसको बोलते हैं रिपल्सन, ठीक है ना। और प्लस और माइनस जब ऑपोजिट चार्ज होंगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि जब ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दैट केस अट्रैक्शन विल बी टेकन प्लेस, ठीक है ना। वहां पर अट्रैक्शन होगा। और रिपल्सन कहां पर होगा, जहां पर सेम चार्ज होगा, ठीक है ना। जहां पर सेम चार्जेस होंगी वहां पर रिपल्सन होगा, वहां पर अट्रैक्शन नहीं होगा। अट्रैक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव में होता है, या पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव है, OH क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ। एनोड यानी पॉजिटिव, तो OH जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, OH जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और H जो होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। H पर प्लस है इसलिए वो नेगेटिव की तरफ जाएगा भैया। नेगेटिव मतलब क्या, कैथोड। नेगेटिव मतलब क्या, कैथोड। तो नेगेटिव वाला टर्मिनल आप देखिए, कैथोड से ठीक ऊपर जो रॉड लगी हुई है वहां से देखिए आप, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। हाइड्रोजन गैस यहां पर बन रही है, ये देखिए आप, हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या हो रही है, बन रही है। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, यहां पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बन रही है। क्योंकि यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया OH माइनस, तो माइनस किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए,
पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव यहाँ पर क्या है बताइए, पॉजिटिव यहाँ पर क्या है, एनोड है। तो एनोड में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन गैस कहाँ होगी, ऑक्सीजन गैस यहाँ होगी इस वाले इलेक्ट्रोड के अंदर, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर होगी, क्योंकि ये एनोड आपको दिख रहा है। एनोड का मतलब हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, H2O का कौन सा आयन, OH, OH माइनस, OH पर नेगेटिव चार्ज है इसीलिए वो इसकी तरफ जाएगा, H पर पॉजिटिव है इसीलिए वो इसकी तरफ जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है कार्बन रॉड या ग्रेफाइट की जो रॉड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से आपको जोड़ना है बैटरी के, उसको हम कह रहे हैं एनोड, ठीक है ना। एनोड यानी प्लस चार्ज, कैथोड यानी माइनस चार्ज, समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाटर में या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लो या तो आप NaCl यूज कर लो। आपको ऐसी चीज यूज करनी है जो आयंस में आयोनाइज्ड हो जाए, जैसे सोडियम में Na प्लस यानी कि कैटायन और Cl माइनस यानी कि एनायन। कैटायन और एनायन में क्या होना चाहिए, वो चीज़ टूटनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज किया है, ठीक है। और इस जो ये जो वाटर है इसको हमने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाया है, ठीक है। तो वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, समझ आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ और समझिए, ये जो प्लास्टिक का मग है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहे हैं यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस के कितने वॉल्यूम बन रहे हैं, 2 वॉल्यूम बन रहे हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि H2, ठीक है। 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो होता है यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। वाटर में 2:1 की रेशियो में होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी 2:1 का रेशियो होता है। ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा 1 होगा, है ना, ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए ऑक्सीजन वाली साइड में आपको स्पेस कम दिख रहा है ऊपर की तरफ, गैस ऊपर की तरफ जा रही है ना, है ना, क्योंकि गैस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होगी, है ना, नीचे वाटर है ऊपर गैस जा रही है, ठीक है। तो एक तरफ हाइड्रोजन निकल रही है, एक तरफ आपकी ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है ना। तो एनोड साइड से आपका ऑक्सीजन आएगा, कैथोड साइड में आपकी हाइड्रोजन जमा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर बन रही है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, जब हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन जब हम H2O को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ते हैं तो ये H2 + O2 में टूट जाता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट माना जाता है। ये एग्जांपल से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो H2 + O2 gives H2O. This is the example of combination reaction, and H2O splits up into H2 + O2 with the help of electricity, with the help of electric current, with the help of electric energy, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों मैंने बता दिया यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपने एक प्लास्टिक का मग लिया, उसमें आपने 2 होल करे, रबर स्टॉपर लगाया ताकि अंदर का लिक्विड बाहर ना जाए, बाहर का लिक्विड अंदर ना जाए। उसमें आपने 2 क्या डाली, ग्रेफाइट की रॉड डाली, और उनको किससे ढक दिया, टेस्ट ट्यूब से ढक दिया। टेस्ट ट्यूब को आपको इन्वर्ट करके रखना है ना, उल्टा करके रखना है उसके अंदर, ताकि वो दोनों अच्छे से ढक जाए, समझ आया, ठीक है। तो जो ये रॉड है उसका जो आउटर एंड है उसको आपको बैटरी से जोड़ देना है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को नेगेटिव टर्मिनल से। जिसको आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं उसको हम एनोड कह रहे हैं, जिसको नेगेटिव से जोड़ रहे हैं उसको हम कैथोड कह रहे हैं, ठीक है। कैथोड माइनस होता है, इसीलिए H2O का जो H+ होता है वो कैथोड की तरफ जाएगा, वहां से आपकी हाइड्रोजन निकलेगी, और OH- जो होगा वो पॉजिटिव यानी कि एनोड की तरफ जाएगा, और वहां से आपका ऑक्सीजन निकलेगा, समझ आएगा, 2:1 के रेशियो में। तो ये एक्टिविटी थी। अब NCERT इसको कैसे बता रही है भाई,
ऐसे बता रही है। ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी आप पढ़ लेना, ये सारे स्टेप्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर लास्ट के 2 स्टेप्स में ये बताया गया है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बन जाती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों डिपॉजिट हो जाती हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, उसके बाद आप क्या करना है, उससे पहले ये देख लीजिए, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है दैट इज कैथोड, टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड इन द टू टेस्ट ट्यूब इज नॉट द सेम नहीं होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड, इसमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में 1 होगा, किसका, ऑक्सीजन का, इसलिए 2:1 का रेशियो बनता है यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, आप आराम से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब है ना आपके पास, एक में हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हुई है, एक में ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट हुई है। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से भरी हुई टेस्ट ट्यूब को जब आप बर्निंग कैंडल के नजदीक लाओगे तो क्या होगा उस केस में, तो ये यहां पर आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या होगा उस केस में, है ना, कि व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ राइट टेस्ट ट्यूब, राइट टेस्ट ट्यूब पता है ना कौन सी है, राइट टेस्ट ट्यूब ऑफ द गैस, इट बर्न्स रैपिडली। अब रैपिडली कौन सी गैस जलती है भाई, हाइड्रोजन गैस जलती है ना, विद पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, मतलब लिटिल एक्सप्लोजन, छोटा सा धमाका होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत रैपिडली जलती है, बहुत रैपिडली जलती है, ठीक है ना। मैंने बताया था ना आपको पिछली क्लास में भी, हाइड्रोजन जो है ना ये भी बहुत तेजी से आग पकड़ता है, और ऑक्सीजन आग लगाने में हेल्प करता है, बिना ऑक्सीजन के आप आग नहीं जला सकते हैं। और लेकिन जब ये दोनों आग लगाने वाले मिलते हैं तो वाटर बनता है, और वाटर आग बुझाने का काम करता है, तो है ना एक फनी सी चीज, ठीक है। तो पॉपिंग साउंड यहां से निकलता है जब हाइड्रोजन गैस जलती है, तो ठीक है ना। राइट टेस्ट ट्यूब, अब आप राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज मत हो ना, मैं आपको डायग्राम में समझा चुका हूं पूरा, है ना। तो इसका जो वॉल्यूम होगा डबल होगा, डबल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसी तरीके से आप ऑक्सीजन का कर सकते हैं। When the burning candle is taken near the mouth of the left side test tube, the candle starts burning brightly, है ना। क्यों, ऑक्सीजन की वजह से ब्राइटली वो जल रहा है, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है उसमें ऑक्सीजन गैस बनी हुई है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। व्हेन सिल्वर क्लोराइड, अब देखो यहाँ पर देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, यहाँ से मैं एग्जांपल्स देता जा रहा हूँ, ये वाला। तो यहाँ पर मैंने एक थर्मोलिसिस का बताया आपको। तो थर्मोलाइसिस में क्या हो रहा है, हीट की मदद से, जैसे हमने आयरन सल्फेट से क्या बनाया था, फेरिक ऑक्साइड बनाया था, फेरस सल्फेट से हमने फेरिक ऑक्साइड बनाया था, है ना। ग्रीन कलर को हमने ब्राउन कलर में चेंज कर दिया था, कैसे किया था, हीट की हेल्प से किया था। तो ये थर्मोलिसिस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये थर्मोलिसिस का एग्जांपल हो गया। ये भी आपका किसका एग्जांपल है, थर्मोलिसिस का एग्जांपल है ना। लेड नाइट्रेट को हम यहाँ पर जला रहे हैं, ये उसकी रिएक्शन हो गई, है ना। लेड नाइट्रेट को हमने हीट दिया तो क्या बना, लेड ऑक्साइड बना येलो कलर का। लेड नाइट्रेट आपका कलरलेस था, कलरलेस से येलो बन गया, तो ये भी थर्मोलाइसिस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। प्लस उसमें ब्राउन फ्यूम्स भी निकला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन गैस तो इवॉल्व हुई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखा, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किया, इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पर हम किसकी हेल्प लेंगे, लाइट की। मैंने बोला ना जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, जो हीट जहां पर कंडीशन थी रिएक्शन की, एक आपका इलेक्ट्रोलिसिस हो गया जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन थी उस रिएक्शन को कंप्लीट करने की। अब यहां पर हम बात करेंगे किसकी, सनलाइट की। ये एक्टिविटी दे रखी है आपकी, ये एक्टिविटी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, है ना। यहाँ पर एक चाइना डिश चाहिए, उसमें आपको सिल्वर क्लोराइड रखना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड रखना है, और उसमें क्या करना है, धूप में उसको छोड़ देना है कुछ देर के लिए, ठीक है ना। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि जो ये सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर क्या हुआ भाई, इसका कलर क्या हुआ, ठीक है। आ जाइए, इसका कलर देख लीजिए, ग्रेइश व्हाइट कलर का हो जाता है, ग्रे, व्हाइट से ग्रे कलर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड जो है ना, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, ठीक है। और प्लस इसमें क्लोरीन गैस भी क्या होती है, इवॉल्व होती है,
जो कि येलो इन कलर होती है, येलोइश कलर होती है, येलोइश ग्रीन कलर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, या सिल्वर मेटल या क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, बन जाती है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा ना, एक जो ताकतवर सब्सटेंस होगा ना वो कमजोर सब्सटेंस को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर देगा। इसको हम इस एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो ये एक आदमी है, इसका नाम है ए, इसका नाम क्या है ए, ठीक है। और ये है आपका ए बी, ए सी, ए डी कर लो, इसको क्या कर लो, ए डी कर लो, ठीक है। अब यहां पर जो, एक मिनट, इधर से मैं लिख लेता हूं। मान लो ये ए बी है प्लस ये एक्स वाई है, क्या है ये एक्स वाई है। इन दोनों के बीच में रिएक्ट होगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन। अब जो आपका यहां पर ए है, आपका जो यहां पर ए है, ये किसको डिस्प्लेस करने वाला है, इस एक्स को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब यहां पर क्या बनेगा, ए वाई बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहां पर क्या होगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए जब आप नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक रिएक्टिविटी सीरीज मिलेगी। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद करना है, ठीक है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद करना है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, देखो सबसे ऊपर देखिए आप, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन है ना, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी है ना, सिल्वर एंड गोल्ड। यहाँ पर कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, तो यहाँ पर ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में क्या कर रहा है, ये तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल में कहाँ से आ गया। हाइड्रोजन गैस है जरूर, लेकिन हाइड्रोजन पर मैंने बताया एक पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है इसमें, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको इस कैटेगरी में रखा है, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज को आयोनाइज कर सकता है, जैसे वाटर में भी तो हाइड्रोजन होता है, उसमें H+ चार्ज होता है ना, और OH- होता है, इसीलिए तो टूट जाता है H+ और OH- में, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, जो आपका सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगी। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो रिएक्टिविटी घटती है, इसीलिए लिखा हुआ है डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, है ना। केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, और ये इंक्रीज होती है जब आप नीचे से ऊपर जाते हो। जैसे यहाँ पर सोडियम जो होगा वो पोटेशियम से लेस रिएक्टिव होगा, एंड पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। कैल्शियम जो होगा वो सोडियम से लेस रिएक्टिव होगा, एंड सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है, एल्युमिनियम नीचे है। तो जो नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, जो ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, का, ना, का, मग, ऑल, जन, फैशन, पीबी, हक्कू, HG, आगू। इस तरीके से आप याद रख सकते। आगू, आग मतलब AG, ऊ मतलब AU, ठीक है। तो यहां पर देखिए काना, का मतलब पोटेशियम, ना सोडियम Na, का Ca कैल्शियम, मग Mg, ऑल जन, ऑल मतलब एल्युमिनियम, जन Zn, फैसन, फै मतलब Fe आयरन, सन टिन। इस तरीके से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए जरा, यहां पर कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए बीच में रखा हुआ है हाइड्रोजन को, ठीक है ना। अलग से क्यों दिख रहा है हाइड्रोजन, क्योंकि ये गैस है, मेटल नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मैं जूम इन कर लेता हूं। चलिए आगे बढ़े। आप देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस
ऑफ एनदर एलिमेंट, है ना, जहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है किसी कंपाउंड से, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए कि व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल, जिसकी जगह में हम लोहे की कील ले सकते हैं, आयरन नेल, इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना, जब हम इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं ना, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या बनता है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर की मेटल बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आयरन यानी Fe की बात कर रहे हैं, इसने इसको जब हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा, सॉल्यूशन है मतलब AQ की बात हो रही है भाई, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जो आयरन है ना, ये आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये आयरन इस कॉपर की जगह में चला जाएगा और क्या बना देगा बच्चों, FeSO4। पहले CuSO4 था, अब Cu की जगह में कौन आ गया, FeSO4। तो ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, ये बन गया आपका कॉपर बाहर, कॉपर बाहर, इसीलिए कॉपर मेटल अलग हो गई यहां से। तो कॉपर मेटल अलग हो गई। कॉपर अलग क्यों हो गया, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। समझ आए? अब देखो जरा इधर, इधर देखो जरा, किसकी बात करी मैंने, आयरन। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है ना, जरूरी कॉपर से ऊपर होगा। ये देखिए जरा, कहां पे लिखा हुआ है कॉपर भाई, आयरन ऊपर है ना, ये है आयरन और ये है कॉपर महाराज। तो आयरन ने इसको क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब, इसीलिए बोला मैंने इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए बोला आप इसको याद कर लीजिए, बहुत सारी ट्रिक मिल जाएंगी आपको इसको याद करने की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गई आपकी क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट क्या किया हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको किस कलर में दिख रहा है, यहाँ पर ब्लू कलर में दिख रहा है ना, किस कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में दिख रहा है। आयरन नेल आपने इसमें डिप किया, है ना, ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना, ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, ध्यान रखना। ठीक है, जब आपने इसमें, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो ये रिएक्शन के बाद है ग्रीन कलर का हो गया, ये कौन से कलर में आ गया, ग्रीन कलर में आ गया, रेड ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर मेटल आयरन, है ना। कॉपर मेटल की जो आयरन है उस पर रेड ब्राउन कलर की एक लेयर लग जाती है, किसकी, कॉपर मेटल की, है ना, ऑफ कॉपर मेटल ऑन आयरन नेल। इसीलिए बोल रहे हैं हम ना कि कॉपर वहां पर फॉर्म हो रहा है, एंड लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो यहां पर आयरन सल्फेट का भी क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हमारा क्या बन गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि आयरन ने किसकी जगह ले ली थी, कॉपर की जगह ले ली थी। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। ठीक है, यहां पर देखिए एग्जाम्पल 2 में, देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है आपका, एग्जाम्पल 2 आपका कह रहा है कि जब हम, यहां पर जोंक नहीं है, जिंक है। ठीक है, ये जो है ना, दिस इज जिंक। ठीक, तो जब हम जिंक को, जिंक मेटल को प्लेस करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये देखो रिएक्शन देखिए, फिर से समझ लीजिए, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन प्लस Zn सॉलिड में। तो यहां पर देखिए भाई, ये जो कॉपर सल्फेट आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, कॉपर है, क्या है इसमें, कॉपर है। ठीक है, और इधर आपका जिंक है। ये जिंक क्या है, आप इस Zn को पहले भी लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट को बाद में भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर Zn यहाँ पर किसकी जगह लेने वाला है, कॉपर, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है ना वो कॉपर से ऊपर होगा। तो यहाँ पर Zn जब कॉपर की जगह में, कॉपर की जगह में जब ये आएगा तो क्या बनाएगा, ये ZnSO4
4, यानी कि जिंक सल्फेट बना देगा एक्वस सॉल्यूशन और कॉपर मेटल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। दैट्स इट। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव आपका मेटल होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है मोर रिएक्टिव मेटल से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपकी जो भी और रिएक्शंस हैं इस चैप्टर की, उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो उसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे पहले मैं बता दूं आपको, एंड करने से पहले बायो के पूरे लेक्चर्स, पूरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप बायो के लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।